हवेली का आंगन बहुत बड़ा था, लेकिन उस आंगन में रहने वाली दो बहुओं के दिलों के बीच की दूरी उससे कहीं ज्यादा थी। सुबह की हल्की धूप पत्थर की जमीन पर फैल रही थी और उसी धूप में सावित्री खड़ी थी, सिर पर पल्लू डाले, हाथ में पूजा की थाली लिए। वो इस घर की बड़ी बहू थी, जेठानी, और पिछले 20 सालों से इस हवेली की हर सांस को अपने हिसाब से चलाती आ रही थी। उसके लिए ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, बल्कि एक व्यवस्था थी, एक नियम था जिसे उसने अपने त्याग से सींचा था। उसी आंगन में कुछ दूरी पर अनन्या खड़ी थी। नई नई शादी होकर आई थी, अभी उसकी हथेलियों की मेहंदी भी पूरी तरह फीकी नहीं पड़ी थी। शहर में पली बढ़ी अनन्या को ये हवेली किसी पुराने जमाने की कहानी जैसी लगती थी, सुंदर लेकिन भारी। वो हर चीज को ध्यान से देख रही थी, दीवारों पर टंगे पुराने चित्र, तुलसी के पास जलता दीपक और सावित्री की आंखों में बसी वो कठोरता जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। अनन्या की पहली सुबह ही उसे ये एहसास करा गई थी कि ये घर आसान नहीं है। जब वो रसोई में पहुंची तो सावित्री पहले से वहां मौजूद थी। चूल्हे की आंच तेज थी और सावित्री के चेहरे पर भी वही तपन झलक रही थी। अनन्या ने मुस्कुराकर बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ आदेश मिले। सावित्री की आवाज में अपनापन नहीं था, बल्कि वो अधिकार था जो वर्षों की चुप्पी और समझौतों से पैदा हुआ था। नाश्ते की मेज पर जब अनन्या ने बुजुर्ग ससुर की सेहत को लेकर हल्का सा सुझाव दिया तो पूरा कमरा जैसे ठहर गया। सावित्री ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उस एक नज़र में अनन्या को समझ आ गया कि यहाँ सवाल पूछना गुस्ताखी माना जाता है। सावित्री ये सब देख रही थी, लेकिन उसके भीतर चल रहा तूफान किसी को नजर नहीं आता था। उसने भी कभी ऐसे ही सपने देखे थे। कभी वो भी बोलना चाहती थी, हंसना चाहती थी, अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। मगर सालों पहले उसने सीख लिया था कि इस घर में औरत की आवाज़ धीरे धीरे दबा दी जाती है। जब उसने अनन्या को खुलकर बोलते देखा तो उसे ईर्ष्या हुई, गुस्सा आया और कहीं ना कहीं डर भी लगा कि अगर ये लड़की बदलने लगी तो उसकी बनाई हुई दुनिया हिल जाएगी। दोपहर को जब गांव की औरतें हवेली आईं तो सावित्री ने अनन्या का परिचय ऐसे कराया जैसे वो कोई बोझ हो। सबके सामने हंसी उड़ाई गई और अनन्या सिर झुकाए खड़ी रही। उस पल उसने पहली बार महसूस किया कि अपमान सिर्फ शब्दों से नहीं होता, कभी-कभी चुप्पी भी बहुत गहरी चोट देती है। वो कुछ बोल सकती थी, लेकिन उसने नहीं बोला, क्योंकि वो अभी इस घर को समझने की कोशिश कर रही थी। शाम होते होते हवेली दियों से रोशन हो गई, लेकिन उन दियों की रोशनी दोनों बहुओं के बीच की दूरी कम नहीं कर पाई। सावित्री को लग रहा था कि अनन्या उसकी जगह छीन लेगी, उसका सम्मान, उसका अधिकार। दोनों एक ही आंगन में थीं, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। उन्हें अभी ये अंदाजा नहीं था कि ये खामोश टकराव धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेगा, और जिस रिश्ते को समाज ने देवरानी जेठानी का नाम दिया है, वही रिश्ता एक दिन इस हवेली की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। ठाकुर हवेली में दिन बीतते गए, लेकिन सुकून नहीं आया। अब अनन्या रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाने लगी थी, मगर हर काम के साथ उसे ये महसूस कराया जाता कि वो अभी भी नई है, बाहरी है। सावित्री की निगाह हर वक्त उस पर टिकी रहती, कैसे वो साड़ी पहनती है, कैसे बात करती है, कैसे हंसती है। अनन्या को लगता जैसे वो किसी अदृश्य परीक्षा से गुजर रही हो, जहां सवाल पहले से तय हैं और जवाब देने की इजाजत नहीं। वो कई बार अभय से कुछ कहना चाहती, मगर अभय का स्वभाव टकराव से बचने वाला था। वो बस यही कहता, दीदी ऐसी ही हैं, दिल की बुरी नहीं है, और बात वहीं खत्म हो जाती। एक दिन घर में बड़े बेटे वीरेंद्र के जन्मदिन की तैयारी थी। पूरे गांव को बुलाया गया था। सावित्री इस आयोजन को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही थी। हर इंतजाम वही देख रही थी, हर आदेश वही दे रही थी। अनन्या ने सजावट में कुछ नया करने का सुझाव दिया, थोड़े फूल, थोड़ी रोशनी, ताकि आंगन और सुंदर लगे। सावित्री ने सबके सामने उसे रोक दिया और कहा कि इस घर की शान सादगी में है, दिखावे में नहीं। अनन्या का चेहरा उतर गया, मगर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। पर इस बार उसकी चुप्पी में दर्द के साथ साथ दृढ़ता भी थी। कुछ दिनों बाद अनन्या ने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वो दोपहर में उन्हें आंगन के एक कोने में बैठाकर किताबें पढ़ाती थीं। लड़कियों की हंसी से हवेली में एक अलग सी रौनक आ गई थी, मगर सावित्री को ये पसंद नहीं आया। उसे लगा कि अनन्या बिना पूछे फैसले ले रही है, घर की मर्यादा तोड़ रही है। एक दिन उसने सख्त आवाज में अनन्या से कहा कि बहू का काम बाहर की दुनिया सुधारना नहीं, घर संभालना होता है।
अनन्या पहली बार उसके सामने सीधी खड़ी हो गई और बोली कि घर तभी संभलता है जब उसमें रहने वालों का भविष्य भी संभले। ये सुनकर सावित्री सन्न रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी वर्षों की चुप्पी पर सवाल उठा दिया हो। उस बहस के बाद घर का माहौल और भारी हो गया। सास चुप थी, दोनों बेटों में भी खामोश तनाव था। वीरेंद्र अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा था, जबकि अभय बीच में पिस रहा था। अनन्या को अब ये समझ आने लगा था कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी और सावित्री की नहीं है, बल्कि 2 पीढ़ियों की सोच की है। रात को वो देर तक जागती रहती और सोचती कि क्या उसे भी एक दिन सावित्री जैसा बनना पड़ेगा, खामोश, सख्त और भीतर से टूटी हुई। एक शाम अचानक सावित्री की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर से लगा दिया। घर में हड़कंप मच गया। अनन्या बिना कुछ सोचे उसके पास बैठ गई। उसने दवा दी, माथे पर पट्टी रखी और रात भर वहीं बैठी रही। आधी रात को जब सावित्री की आंख खुली तो उसने अनन्या को अपने पास पाया। उस पल पहली बार उसकी आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि थकान और अकेलापन झलक रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर शब्द नहीं निकले। अगली सुबह सावित्री की हालत थोड़ी बेहतर थी। अनन्या चुपचाप उसके लिए चाय लेकर आई। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे बरसों से जमी बर्फ में पहली बार दरार पड़ी हो। सावित्री ने मन ही मन महसूस किया कि शायद अनन्या उसकी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आईना है जो उसे उसकी दबी हुई इच्छाएं दिखा रहा है। सावित्री की तबीयत संभलने के बाद भी उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर किया था, लेकिन उसी कमजोरी में कहीं ना कहीं उसका भीतर का बोझ भी हल्का हुआ था। वो अब अनन्या को पहले जैसी नज़रों से नहीं देख पाती थी। जब भी अनन्या उसके कमरे में आती, दवा देती या बिना बोले तकिया ठीक कर देती, सावित्री को लगता जैसे कोई अनकहा एहसान उसके दिल पर दस्तक दे रहा हो। उसे ये स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि जिस लड़की को वो अपना विरोधी समझती रही, वही उसके सबसे कठिन समय में उसके पास खड़ी थी। एक रात जब पूरे घर में सन्नाटा था और बाहर बरगद के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे, सावित्री ने अनन्या को अपने पास बैठने का इशारा किया। उसकी आवाज़ में वो कठोरता नहीं थी जिससे अनन्या डरती आई थी। थोड़ी हिचक के बाद अनन्या पास बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं, फिर सावित्री ने भारी सांस लेकर कहा कि इस घर में आने से पहले उसकी भी एक अलग दुनिया थी। उसने बताया कि वो पढ़ना चाहती थी, अध्यापिका बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उससे कहा गया कि बड़ी बहू का सपना घर की इज्जत से बड़ा नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसने अपने सपनों को ही गलत मान लिया और चुप्पी को अपना स्वभाव बना लिया। अनन्या उसकी बातें सुनती रही। पहली बार उसे सावित्री सिर्फ जेठानी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत लगी जिसे हालात ने कठोर बना दिया था। सावित्री की आवाज़ भर्रा गई जब उसने कहा कि जब उसने अनन्या को सवाल करते और अपनी बात रखते देखा तो उसे गुस्सा नहीं बल्कि डर लगा था। डर इस बात का कि कहीं ये लड़की वो सब न जी ले जो वो खुद नहीं जी पाई। ये स्वीकारोक्ति उसके लिए आसान नहीं थी, लेकिन उस रात सावित्री ने पहली बार अपना सच किसी के सामने रखा। इसके बाद घर में चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। बदलाव जोर से नहीं आया, बल्कि चुपचाप दाखिल हुआ। सावित्री ने अब हर बात पर टोकना कम कर दिया। अनन्या भी पहले से ज्यादा समझदारी से कदम रखने लगी। दोनों के बीच अब बहस कम और संवाद ज्यादा होने लगा। हालांकि पूरी तरह भरोसा अभी भी नहीं पनपा था, लेकिन कड़वाहट की जगह एक अनजाना सम्मान लेने लगा था। कुछ महीनों बाद गांव में पंचायत की बैठक हुई, जहां तय होना था कि हवेली की कुछ जमीन का इस्तेमाल किस लिए होगा। वीरेंद्र और अभय दोनों इस फैसले को लेकर उलझन में थे। अनन्या ने सुझाव दिया कि जमीन का एक हिस्सा लड़कियों के स्कूल के लिए दिया जा सकता है। ये सुनकर पंचायत में हलचल मच गई। कई लोग विरोध में थे, लेकिन सावित्री चुपचाप सुन रही थी। सबकी उम्मीद के विपरीत उसने ही उठकर अनन्या के पक्ष में बात रखी। उसके शब्दों में अनुभव था और उसकी आवाज में वो अधिकार जिसे गांव मानता था। पंचायत का फैसला अनन्या के प्रस्ताव के हक में गया। उस दिन अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जेठानी से वो डरती थी, वही आज उसके साथ खड़ी थी। सावित्री ने बस इतना कहा कि अगर इस घर में बदलाव आना है तो उसे किसी एक बहू की नहीं, पूरे परिवार की इज्जत बनना चाहिए। उस पल दोनों ने महसूस किया कि वे अब विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बन सकती थीं। समय बीतता गया। हवेली का आंगन अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि हंसी और उम्मीदें भी बसने लगीं। सावित्री ने सीखा कि परंपरा को बचाने के लिए कठोर होना जरूरी नहीं, और अनन्या ने सीखा कि बदलाव धैर्य से भी लाया जा सकता है। देवरानी और जेठानी का रिश्ता अब नाम का नहीं, अर्थ का हो चला था।
कहानी का अंत किसी बड़ी घोषणा या नाटकीय मोड़ से नहीं हुआ, बल्कि एक साधारण सुबह से हुआ। आंगन में तुलसी के पास दोनों बहुएं साथ बैठी थीं। सावित्री अनन्या को अपने हाथों से चाय दे रही थी और अनन्या मुस्कुराकर उसे देख रही थी। उस मुस्कान में जीत नहीं, समझ थी। आंगन वही था, हवेली वही थी, लेकिन अब वहां दो साए नहीं, बल्कि दो औरतें थीं जो एक दूसरे की परछाई नहीं, ताकत बन चुकी थीं।